जय हिंद भाई। हाँ तो भाई कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब लोग शानदार, जिंदाबाद और मौज मस्ती में होंगे, है ना भाई? कैसे हो सब लोग बताओ कमेंट में। तो भाई हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? आपको बताया था कि सीजीएल के लिए, सीपीओ के लिए एमटीएस, सीएचएसएल या फिर दिल्ली पुलिस हो गई आपकी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, जिस भी आप वैकेंसी का एग्ज़ाम देना चाहो उसके लिए आप लोग पढ़ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। लेकिन अपना मेन पर्पज़ क्या है कि एसएससी की सीजीएल, सीपीओ और भाई आप अगर एमटीएस को लेना चाहो तो एमटीएस, इन तीन के लिए अपन यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो लेके आते हैं। मतलब अगर अपन सीजीएल की प्रिपरेशन करवा रहे हैं आप लोगों को, तो आप लोग खुद भी समझ सकते हो कि सारी चीज़ें सीजीएल के अंडर में आती हैं, ठीक है। सीजीएल एक तरीके से मिनी यूपीएससी होता है, इन सब का बाप होता है, ठीक है। ऐसे भी आप मान सकते हो। तो एक तरीके से सीजीएल का बैच है, ठीक है। अब आप लोगों को कंटेंट दिया जा रहा है, वो बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है। आप लोगों को ये भी बोला गया है कि आप लोग किसी भी बुक से इस कंटेंट को वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है भाई। अगर कोई भी मिस्टेक आती है तो आप लोग हमें बताइए, हम उसको बाद में उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। अगर वाकई में वो गलती निकलती है तो उसको भी आपको करेक्ट करवाया जाएगा। बाकी ऐसा है नहीं कि गलती निकलने के चांसेस हैं, ठीक है। पहला टॉपिक अपन ने क्या लिया था? राष्ट्रपति लिया था। राष्ट्रपति के बारे में कुछ पढ़ा भी था भाई। हाँ तो भाई जो बच्चे आज पहली बार जुड़ रहे हैं सेशन से, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले जो भी क्लासेज के नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिलते रहें। और आप लोग वीडियोज़ को लाइक कर दो, ठीक है भाई। चलिए तो, और भाई कमेंट में अपना नाम और आप कहाँ से जुड़ रहे हैं ये भी लिख देना, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं अब आगे अपन राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति में बेटा अपन ने कल क्या पढ़ा था? तो आप लोगों को मैंने क्या बोला था कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है डेली की डेली, उसको आप थोड़ा सा रिवीजन करते रहिएगा। मतलब अगर आपने एक बार भी उसको पढ़ लिया तो ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी नहीं। कैसे? जैसे मैंने आपको कल क्या पढ़ाया, कौन कौन से अनुच्छेद पढ़ाए थे? तो बेटा इसके अंदर एक तो मैंने आपको 52 पढ़ाया, फिर आपको 53 पढ़ाया, फिर 54 पढ़ाया, फिर 55 पढ़ाया, 56 एक पढ़ाया था, या फिर 56 लिखा होगा, ठीक है, 56 ही लिखा था। 57 भी पढ़ाया था, 58 पढ़ाया था और 60 पढ़ा दिया था। कि सर ये आपने पढ़ा तो दिए, लेकिन जो बच्चे आज जुड़े हैं उनको इसके बारे में पता नहीं है। तो भाई अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ा है आपने तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपको डिस्क्रिप्शन में जो पहला पार्ट है उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे विजिट करके भी उसका पहला पार्ट देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? 52 के अंदर, अनुच्छेद 52 के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि भाई अनुच्छेद 52 के अंदर सीधा सीधा दिया हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन होगा? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन होगा? एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा। और वो कौन होगा? भारत का पहला नागरिक होगा। भारत का क्या होगा? पहला नागरिक, पहला नागरिक। अब मैं आप लोगों को रिवीजन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि पीछे से आप लोग थोड़ा सा रिलेट कर पाओ, वरना आप जैसे मैं बहुत से टीचर करते भी हैं, आते हैं सीधा आगे से पढ़ाना चालू कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन करना अपने लिए अच्छा होता है, ठीक है बेटा। 53 के अंदर क्या था कि संघ की जितनी भी कार्यपालिका हैं वो सारी राष्ट्रपति में निहित होंगी, ठीक है। मतलब संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित, राष्ट्रपति में निहित होंगी, निहित होंगी, ठीक है बेटा। कि ठीक है सर। उसके बाद अनुच्छेद 54 के अंदर क्या था भाई? तो अनुच्छेद 54 के अंदर था राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल था कि सर ठीक है निर्वाचन था, निर्वाचन पद्धति बोल सकते हो आप इसको, निर्वाचन पद्धति थी। अब निर्वाचन पद्धति के अंदर क्या था कि भाई लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, क्या क्या था? लोकसभा, राज्यसभा प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली व पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, ये भाग ले सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर, ठीक है। अब राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कैसा होता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो होता है आपका अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या बात की थी? अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। उसके बाद चुनाव प्रणाली की अपन ने ये भी बात की थी कि इसके अंदर 50 अनुमोदक होते हैं,
50 अनुमोदक होते हैं प्लस 50 जो है प्रस्तावित होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें अपन ने क्या की थी कि राष्ट्रपति को चुनाव जीतने के लिए क्या चाहिएगा कि राष्ट्रपति को चुनाव जीतने के लिए 50% प्लस 1 वोट अनिवार्य है। वैध यानी कि कुल वैध मतों के, कुल वैध मत बटा 2 प्लस 1 वोट चाहिए उसको। ठीक है, राष्ट्रपति को चुनाव जीतने के लिए। ये बातें पढ़ी थी अपन ने निर्वाचन पद्धति के अंदर। ठीक है, ठीक है, चलिए निर्वाचन पद्धति के अंदर तो अपन ने इतना ही पढ़ा था। अब ये किस में पढ़ा अपन ने? चुनाव, ये अपन ने पढ़ लिया चुनाव प्रणाली में, चुनाव प्रणाली। ठीक है बेटा, ये आ गई आपकी चुनाव प्रणाली। तो चुनाव प्रणाली भी मैंने आपको बता दी कि इसका जो चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। 50 अनुमोदक होते हैं, 50 प्रस्तावित होते हैं। कुल मतों का, कुल जितने वैध मत होते हैं उनको भाग करेंगे 2 से प्लस 1, तो आपको पता है सीधा सा 50% प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि कुल वैध मत बटा 2 यानी कि 50% और प्लस 1 मतलब 50% प्लस 1, तो ये ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद कि इनका जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का वो कौन सा होता है, मतलब पद्धति कौन सी काम में ली जाती है, तो उसके अंदर ली जाती है आपकी एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय। अब इसको 2-3 तरीकों से बोला जाता है। एक तो बोला जाता है एकल संक्रमणीय गुप्त प्रणाली। दूसरा क्या बोला जाता है इसको? दूसरा इसको बोला जाता है अनुपातिक गुप्त प्रणाली। भाई जो भी आपको दोनों में से ऑप्शन में मिले आप उसको टिक कर दोगे। ठीक है, ये बात हो गई किसकी? अपनी अनुच्छेद 55 की। अब 56 के अंदर क्या है? 56 के अंदर मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया था। वैसे 56 के अंदर और भी चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ें अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। 56 के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि राष्ट्रपति पद पर, क्या बताया था कि राष्ट्रपति, मान लो राष्ट्रपति है, ठीक है, अब राष्ट्रपति अपने पद पर है लेकिन उसका कार्यकाल पूरा हो गया है, और उसके कार्यकाल पूरा हो गया लेकिन अभी दूसरा राष्ट्रपति जो है वो अभी तक चुना नहीं गया है किसी कारणवश, तो जो राष्ट्रपति है वो अपने पद पर बना रह सकता है तब तक, कब तक बना रह सकता है? जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद पर नियुक्त ना कर दिया जाए, यानी कि जो नया राष्ट्रपति बनेगा उसको नियुक्त ना कर दिया जाए, यानी पद पर बना रह सकता है, बना रह सकता है जब तक उत्तराधिकारी नियुक्त न किया जाए। ठीक है भाई। अब उसके बाद कि सर 57 के अंदर क्या? भाई अनुच्छेद 57 के अंदर क्या बताया था? अनुच्छेद 57 के अंदर बताया था आपको पुनः निर्वाचन। क्या बता दिया? पुनः निर्वाचन। अब पुनः निर्वाचन के अंदर अपन ने क्या क्या बात की थी कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बेटा? 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, भारत के अंदर राष्ट्रपति कितनी बार बना जा सकता है? तो बेटा अनंत बार बना जा सकता है। इसके अंदर भारत का जो संविधान है वो क्या है? मौन है, मौन है। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद अपन ने भारत के साथ साथ में बात की थी अमेरिका की। तो अमेरिका के अंदर एक बार मतलब एक जो बंदा है वो राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है? तो बेटा वो 2 बार बन सकता है। ठीक है, अपने यहाँ इन्फिनिटिव बोल सकते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद में अमेरिका के अंदर कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बेटा 4 वर्ष का होता है। ठीक है, उसके बाद कि सर अमेरिका के अंदर मतलब एक जो राष्ट्रपति है वो अधिकतर कितने वर्षों तक कार्यकाल कर सकता है? तो वो कर सकता है 10 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक। अब कई बच्चों को डाउट आएगा कि सर ये 10 वर्ष कैसे आया? आपको ये 10 वर्ष दिखाई तो दे रहा है ना भाई? 10 वर्ष, हाँ भाई दिखाई दे रहा है 10 वर्ष। तो अब ये 10 वर्ष कहाँ से आया? तो बेटा देखो कि सर आपने बताया कि एक जो आदमी है वो 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है अमेरिका के अंदर, और एक बार के लिए वो 4 वर्ष के लिए उसका कार्यकाल होता है। तो 4 दूनी तो 8 होते हैं सर। आपने 10 कैसे बता दिया? तो बेटा देखो, मान लो पहले वो राष्ट्रपति बना, उसका कार्यकाल पूरा होने का ही था कि आपातकाल लग गया, राष्ट्रीय आपातकाल, तो ऐसी मतलब ऐसी परिस्थितियों में 1 वर्ष उसका कार्यकाल जो है बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, फिर से वही राष्ट्रपति चुना गया, फिर से आपातकाल लग गया, तो ऐसे करके 10 वर्ष किए जा सकते हैं। ठीक है, 4 4 8 और 2 10। फिर आता है अनुच्छेद 58।
और 60। अब 58 के अंदर क्या था भाई, 57 के अंदर तो अपन ने बता दिया कि निर्वाचन पद्धति, 58 के अंदर क्या था कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या थी, राष्ट्रपति की योग्यता, और 60 के अंदर क्या था, शपथ था भाई। ठीक है, अब राष्ट्रपति की जो योग्यता है बनने के लिए वो क्या क्या थी कि भाई कम से कम एक तो हो 35 वर्ष का हो, 35 वर्ष का हो। ठीक है, उसके बाद जो है 35 वर्ष का होने के साथ साथ भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, प्लस क्या हो कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्य हो, लोकसभा सदस्य बन सके, लोकसभा सदस्य बन सके, सदस्य बनने के योग्य हो। ठीक है भाई, उसके बाद कि सर उसके बाद तो देखो उसके बाद क्या होना चाहिए कि उसके पास में कोई लाभ का पद न हो, क्या ना हो, लाभ का पद, लाभ का पद नहीं होना चाहिए, पद न हो। तो ये जो थी आपकी राष्ट्रपति की योग्यताएं थी। ठीक है, अब शपथ से बात करते हैं कि सर शपथ, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को सामान्यतः जो शपथ है वो दिलाता है CJI यानी सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के जज, सर्वोच्च न्यायालय के जज यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। किसी कारणवश अगर ये मौजूद नहीं है, CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के अंदर मौजूद नहीं है या नहीं है पद पर, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो बेटा आपको पता होगा कि अभी जो अपना सर्वोच्च न्यायालय है उसके अंदर कितने भाई जज हैं, तो जजों की एक पीठ होती है, कितने जज हैं इसके अंदर, तो मैं आपको यहाँ पे कहाँ पे लिखूँ, पूरा बोर्ड ही भर दिया, चलो तो यहाँ पे बता देता हूँ। 34 जज हैं अभी, एक जो है वो तो है मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इसको आप ये लिख सकते हो न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है बेटा, ठीक है। अब 34 हैं जिसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश है प्लस 33 अन्य हैं। ठीक है, अगर ये मुख्य न्यायाधीश मौजूद नहीं है तो इन 33 के अंदर से जो भी सीनियर यानी कि कार्यकाल के निर्धारण पर होता है सीनियरिटी, ठीक है, तो वो वरिष्ठ जो भी वरिष्ठ इसके अंदर न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। कौन दिलाएंगे, वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश। अब ये वरिष्ठता जो है ये किसके ऊपर ली जाएगी, ये ली जाएगी कार्यपालिका के ऊपर। अब ये कार्यपालिका के ऊपर कैसे ली जाएगी वो समझिए थोड़ा सा आप। जैसे मान लीजिए आप हैं और आपके पापा हैं, या फिर आप हैं और आपका बड़ा भाई है। ठीक है, अब आप दोनों ही जुड़वा हैं, आप एक सेकंड ये मान लीजिए कि आप दो भाई हैं, दोनों ही जुड़वा हैं। ठीक है बेटा, तो अब दोनों ही जुड़वा हैं, आप दोनों ही किसी जैसे CGL के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। ठीक है, CGL के लिए प्रिपरेशन कर लेते या CPO के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपने प्रिपरेशन की। ठीक है, अब आप वैसे आपको घर में छोटा बोला जाता है। ठीक है, जुड़वा हैं या फिर मान लो आप बड़े या छोटे भाई हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप छोटे हैं, आपने पढ़ा और आपने CGL को क्रैक कर दिया, आपका जो भाई है उस अटेम्प्ट में रह गया और आपके जो भाई ने अगले नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर CGL क्रैक कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए आपके और आपके भाई के अंदर एज गैप तो कितना है कि भाई आपका भाई बड़ा है लेकिन आप छोटे हो, लेकिन आपने 1 साल पहले CGL क्रैक किया, मतलब आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया CGL के अंदर कि भाई हाँ अब मेरे भाई जहाँ पे भी आपको पद मिलेगा, जहाँ पर भी आपको सर्विस मिलेगी करने के लिए, तो आपको वहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस होगा। लेकिन आपके भाई ने अभी पेपर को क्लियर किया है, अभी ट्रेनिंग होगी, तो आप सीनियरिटी लेवल में आ जाओगे चाहे आप उम्र में छोटे हो। ठीक है, तो ऐसे ही कार्यकाल के ऊपर ये निर्धारित होता है। कार्यपालिका या कार्यकाल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कार्यकाल कर लो इसको, कार्यकाल के। ठीक है, तो ये तो थी सामान्यतः बात जो अपन ने कब पढ़ी थी, कल पढ़ी थी। ठीक है, अभी अपन इससे आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा भाई, किसी को भी कोई भी छोटा मोटा डाउट हो तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके डाउट आएंगे जिससे हम आपको बता पाएंगे। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग डाउट बताया करो, जिसको भी जो भी डाउट आता है क्लियर किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो भाई इससे आगे की बात कर लें आप थोड़ी सी। चलिए तो देखिए, आपको एक एक्ट भी बता दिया था शायद तक कल, है ना,
चलिए तो अब इससे आगे की बात करते हैं अपन कि सर इससे आगे की बात कर लेते हैं। तो अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं भाई, अनुच्छेद 56 का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, अनुच्छेद 56 का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। एक पार्ट अनुच्छेद 56 का अपन ने पढ़ लिया, अब वो अनुच्छेद 56 का दूसरा पार्ट जो है वो आपको यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ाया भाई। अगर मैं अनुच्छेद 56 का दूसरा पार्ट आपको यहाँ पे पढ़ा देता तो अनुच्छेद 61 जो है वो थोड़ा सा पिछड़ जाता। अब यहाँ पे अपन दोनों को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है बेटा। तो अभी देखिए आप लोग कैसे लेके चलने वाले हैं अपन। चलिए देखिए तो भाई बेटा, अपन ना ही तो किसी चीज़ का प्रमोशन करते हैं, ना ही किसी और चीज़ का कुछ करते हैं। अपन पढ़ाते भी बोर्ड पे हैं। ऐसा नहीं है कि कई टीचर ऐसे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाते हैं, वेबकैम के थ्रू पढ़ाते हैं, लेकिन वो अपना फेस नहीं शो करते हैं। कई टीचर ऐसे हैं जो पहले से PDF बना के रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। हम आपको सीधा डायरेक्ट पढ़ाते हैं जैसे टीचर आपको कोचिंग में पढ़ाता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा कनेक्ट भी कर पाते हैं बच्चे। बस हमारी तो इतनी ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, जिससे कि उनको भी हेल्प मिलती रहे। आपको कल से या फिर मंडे से मैथ्स की क्लासेस भी मिलेंगी सेम चैनल के ऊपर, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं करनी है। एकदम बेसिक टू हीरो लेवल, 0 टू हीरो लेवल मिलने वाली है। और आपको हर एक टॉपिक जो भी करवाया जाएगा उसकी सीट आपको मिल जाएगी। वो आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिलेगी। अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हो तो आप ज्वाइन हो सकते हो। PDFs भी मिलेंगे आपको जो यहाँ पे लिखवाया जा रहा है। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी नोट्स बनाने के लिए सफिशिएंट टाइम दिया जा रहा है आपको। आप एक चीज़ याद रखना कि जो नोट्स होते हैं वो खुद की हैंड राइटिंग के ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, बाकायदा दूसरों के, ठीक है। अब मेरे पास नोट्स हैं, मैं आपको पूरे डिटो नोट्स प्रोवाइड करवा सकता हूँ, हैंड रिटन ही नोट्स हैं, लेकिन क्या है कि आप खुद लिखोगे तो 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। चलिए मेन मुद्दा क्या है कि अगला आर्टिकल कौन सा आता है कि सर 56 का ही आर्टिकल वापस आ जाता है कि सर इसके अंदर और क्या लिखा हुआ है 56 के अंदर। तो अब कई जगह इसको 56 ही माना हुआ है, कई जगह इसको 56(1) लिखा हुआ है और कई जगह इसको 2 भी लिखा हुआ है, ठीक है। कई अलग अलग बुक्स में ये लिखा हुआ है। तो आप लोग इसको भाई एग्ज़ाम के अंदर आपको 56 ही मिलेगा। 56 बहुत मतलब UPSC लेवल पे चला जाता है कि आपको आर्टिकल के पार्ट्स करके पूछे। हम आपको इसलिए बता देते हैं पार्ट्स की, कई बच्चे हैं जो CDS वगैरह के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए, ठीक है। तो अब आप इसको 1 भी पढ़ सकते हो, 2 भी पढ़ सकते हो, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो 1 को ही दी जाती है, ठीक है। चलिए बाकी आपके CGL लेवल की स्तर तक की जो है 56 आर्टिकल बोला जाएगा। इसको 56(1) में नहीं काउंट किया जाता है, मतलब वैसे काउंट किया जाता है लेकिन एग्जाम के अंदर 56(1) ऑप्शन नहीं देगा, आर्टिकल 56 ही देगा आपको, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर सीधी सी बात इतनी है कि भाई राष्ट्रपति को 5 साल के अंदर भाई किन किन तरीकों से वो अपना पद को त्याग कर सकता है। भाई राष्ट्रपति 5 साल के कार्यकाल के दौरान किन किन कारणों से पद को त्याग कर सकता है पद का, मतलब कि राष्ट्रपति किन किन कारणों से पद त्याग कर सकता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये पढ़ा रहा हूँ कि राष्ट्रपति किन किन कारणों से पद त्याग कर सकता है। अब हो सकता है कि कई बुक्स हैं या फिर कई टीचर ऐसे लिखवाते हैं कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान किन किन कारणों से पद का त्याग कर सकता है। तो बेटा इस लाइन का मतलब समझो आप पहले तो क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति किन किन कारणों से पद त्याग कर सकता है। तो बेटा अगर आप राष्ट्रपति बने ही नहीं हो तो आप त्याग कहाँ से कर दोगे। तो कई बच्चे आके बोलते हैं कि सर आपने गलत पढ़ा दिया, तो गलत नहीं है बेटा, पढ़ने का नज़रिया थोड़ा सा अलग है। अब कई बुक्स में आपको ये भी मिलेगा कि राष्ट्रपति अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान किन किन कारणों से पद त्याग कर सकता है। तो बेटा राष्ट्रपति का कार्यकाल पता है आपको कि भाई 5 वर्ष का होता है, ठीक है। तो बात एक ही है, बस वो लिखने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। चलिए तो इसके अंदर बात करते हैं, इसके अंदर क्या कितने कारण हो सकते हैं। तो देखो बेटा इसके अंदर सामान्यतः जो है 5 कारण लिखे गए हैं संविधान के अंदर। कौन कौन से लिखे गए हैं। पहला तो लिखा गया है कि सर चुनाव निरस्त हो जाए या फिर त्याग पत्र, कि भाई राष्ट्रपति जो है त्याग पत्र देते अपना, रिजाइन कर दे, ठीक है। दूसरा क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए,
ठीक है, तीसरा क्या लिखा गया है कि जो चुनाव है वो निरस्त हो जाए, चुनाव निरस्त हो जाए, निरस्त हो जाए। चौथा क्या लिखा गया है, चुनाव निरस्त हो गया, मृत्यु हो गई, त्यागपत्र हो गया, एक हो सकता है इसके अंदर महाभियोग, महाभियोग। अब महाभियोग जो है ये आपका एक पूरा टॉपिक है जो अपन पढ़ेंगे अनुच्छेद 61 के अंदर, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा अलग से टॉपिक है। 56 के अंदर अपन ने पहले क्या पढ़ा था कि उत्तराधिकारी होने चाहिए, उत्तराधिकारी के बारे में अपन ने पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ रखा है कि उत्तराधिकारी के साथ साथ में, उत्तराधिकारी के साथ साथ में अपन ने क्या पढ़ा है कि भाई उत्तराधिकारी होना चाहिए और राष्ट्रपति जो है अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक कि भाई उसका नवनिर्वाचित जो उत्तराधिकारी है वो ना आ जाए, ठीक है। इसके अंदर अपन ने 5 है। पहला क्या हुआ, त्यागपत्र हुआ, दूसरा मृत्यु हुआ, तीसरा चुनाव निरस्त होना हुआ, चौथा महाभियोग हुआ, पांचवा कौन सा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा कार्यकाल समाप्त होना, कार्यकाल समाप्त, ठीक है। ये हो गए अपने 5, हो गए क्या 5, काउंट करो देखिए एक बार से, यार इंक छोड़ रहा है। चलिए, त्यागपत्र, मृत्यु, चुनाव निरस्त हो जाना, महाभियोग और कार्यकाल। अब मैंने आपको बताया महाभियोग पूरा का पूरा आर्टिकल है, आपके आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है। अब त्यागपत्र, अब इसके अंदर बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या क्या बन जाते हैं, तो बेटा आप लोग बताना, राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र है वो देगा उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, ठीक है भाई, उपराष्ट्रपति को दे देगा। अब कई बच्चों का सवाल आता है कि सर अगर उपराष्ट्रपति ना मौजूद हो तो किसको देगा। तो बेटा उपराष्ट्रपति जो है वो कौन से सदन का हिस्सा होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, जिसको अपन अध्यक्ष भी बोल सकते हैं, चेयरमैन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब उसका जो उपाध्यक्ष होगा उसको राष्ट्रपति अपना जो है त्यागपत्र देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उपराष्ट्रपति को ही देता है। आपके इतना ही लेवल तक पूछा जाता है, ठीक है बेटा। चलिए, मृत्यु हो जाने पर भाई मृत्यु हो जाएगी तो अच्छा, अब एक चीज़ और बता दीजिए मेरे को यहीं से आप लोग कि अगर मान लो किसी कारणवश राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो वो पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। मृत्यु होने पर क्या हो जाएगा, पद खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा या फिर रिक्त हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। चलिए, तो भाई रिक्त हो गया, रिक्त हो गया। अब रिक्त होने के बाद में आप ये बताइए कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कितने माह के अंदर करवाना अनिवार्य है। तो बेटा ये जो है ये 6 माह के अंदर, 6 माह के भीतर पद को भरना या चुनाव करवाना अनिवार्य है, चुनाव करवाना अनिवार्य है, ठीक है। क्या है कि अगर मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाने के ऊपर पद तो खाली हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मैंने यहाँ पे आपको ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी एडिशनल बता दी, ठीक है। एडिशनल क्यों बता दी, क्योंकि साथ साथ में पढ़ते चलेंगे। पद खाली हो जाएगा, तो पद खाली होने के बाद में भैया पद रिक्त भी बोल सकते हैं इसको। तो उसके बाद में जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो अगले 6 माह के अंदर करवाना अनिवार्य होता है। 6 माह के अंदर अंदर जो नया राष्ट्रपति है वो अनिवार्य होता है, ठीक है, संविधान के अंदर लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद चुनाव निरस्त हो जाएगी। सर चुनाव निरस्त हो जाने से क्या तात्पर्य है बेटा, जैसे मान लो आपने चुनाव लड़ा, ठीक है, आप राष्ट्रपति बन गए, आपने शपथ भाई ली थी या नहीं, मान लो नहीं ली थी, और ये भी मान सकते हैं कि आपने शपथ ले ली थी कि भाई मैं ईश्वर को साक्षी मानकर फलाना फलाना शपथ लेता हूँ, ठीक है। अब शपथ के अंदर क्या है, तो शपथ के अंदर भी मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी कि राष्ट्रपति जो है शपथ किस चीज़ की लेता है। तो बेटा राष्ट्रपति जो है शपथ में किस चीज़ की लेता है, शपथ किस चीज़ की लेता है, तो शपथ लेता है एक तो रक्षा की। अब ये रक्षा किसकी है, ये है संविधान की रक्षा, संविधान की रक्षा प्लस जनता का कल्याण, जनता का कल्याण, ये आपको बताया गया था कल अच्छे से, ठीक है। तो इनकी शपथ लेता है, ठीक है, कि भाई मैं ईश्वर को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि मैं संविधान की रक्षा करूँगा तथा राष्ट्र की या भारत की जनता का कल्याण करूँगा। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शुद्ध अंतःकरण से ये
शपथ लेते हो, ठीक है। ऐसी कोई शपथ होती है उनकी, वो लेते हैं वो, ठीक है। वर्डिंग तो मेरे को नहीं पता क्या होती है, लेकिन ऐसा ही कुछ बोला जाता है, ठीक है। अब मान लो आपने शपथ ले ली थी, उसके बाद चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी कि भाई चुनाव फलाना फलाना कारणों से निरस्त कर दिया जाता है। हो सकता है भाई कुछ गलतियां हुई हों चुनाव प्रणाली में, हो सकता है कुछ और कुछ हुआ हो। अब भाई इसके अंदर अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, तो आप लोगों को तो पता ही नहीं है कि क्या होना है, तो इसलिए चुनाव अगर निरस्त कर दिया जाता है तो आपको उसी टाइम पे जो आपके मन में लड्डू फूटे थे कि हाँ भाई मैं 5 साल के लिए राष्ट्रपति बन गया, वो खुशी के आंसू जो है गम में बदल जाएंगे आपके, ठीक है। तो ऐसा सीन भी होता है कि राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है उसी टाइम में, ठीक है। फिर आता है महाभियोग। अब महाभियोग अपन पढ़ने वाले हैं, ये कौन से अनुच्छेद में आएगा, अनुच्छेद नंबर 61 में आएगा आपके, ठीक है। उसके बाद आता है कार्यकाल समाप्त होना। भाई किसी भी राष्ट्रपति का 5 साल के बाद में कार्यकाल समाप्त हो जाता है। कितने वर्ष के बाद में, कि सर 5 वर्ष के बाद में। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है क्या, 5 वर्ष का, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, उसके बाद में उसका कार्यकाल जो है समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका अनुच्छेद 56, इसको लिख लेंगे आप लोग। उसके बाद अपन करते हैं आगे अनुच्छेद नंबर 61, जो कि अपन किस में, महाभियोग पढ़ने वाले, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन कर लो बेटा, इसको फटाफट से नोट डाउन करो आप लोग। चलिए तो भाई नोट डाउन कर ही लिया होगा आपने। चलिए तो अगला पढ़ते हैं। अब अगला अपन को पढ़ना क्या है, 57 अपन पढ़ ही चुके हैं, 58 अपन पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, 60 अपन पढ़ ही चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे 61। अब मैं आपको ये लाइन से क्यों पढ़ा रहा हूँ, लाइन से ही पढ़ा रहा हूँ, बीच बीच में कुछ जैसे ऐसे भी करवा देता हूँ, बीच में किसी को मिस स्पेल्ड मतलब बीच में किसी को छोड़ देता हूँ, उसको आगे करवा देता हूँ। तो ऐसा क्या है कि आपको रिलेट करने में आसानी होगी, इस वजह से आपको ऐसे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो अब आता है आपका अनुच्छेद, कौन सा आता है बेटा, 61। 61 के अंदर क्या है, महाभियोग, महाभियोग, ठीक है। अब ये महाभियोग होता क्या है, तो भाई राष्ट्रपति जो है संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, लेकिन मान लो वो संविधान के किसी नियम का उल्लंघन कर देता है। क्या कर देता है, संविधान के किसी नियम का उल्लंघन, क्या कर देता है, संविधान के किसी नियम का उल्लंघन, उल्लंघन कर देता है, तो उसके खिलाफ जो महाभियोग लाया जा सकता है। अब ये महाभियोग लाया कहाँ पे जाता है, तो बेटा ये दोनों सदनों में लाया जा सकता है, दोनों सदनों में। अब दोनों सदनों का मतलब आपको ये भी दे सकता है कि संसद में लाया जा सकता है, तो दोनों सदनों में भी दे सकता है, संसद में भी दे सकता है, या फिर आपको ये भी दे सकता है कि लोक प्लस राज्यसभा, मतलब दोनों सदनों में किसी में भी लाया जा सकता है, यानी लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, या फिर आपको ऑप्शन में ये भी दे सकता है कि संसद में लाया जा सकता है। संसद के ही ये दोनों भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो आपकी जो तीनों पॉसिबिलिटी बनती थी ऐसा क्वेश्चन आने की, वो आपको बताती हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो अगर मान लो मैं राष्ट्रपति हूँ या आप खुद राष्ट्रपति हैं और आपने भाई कोई नियम तोड़ दिया, संविधान का उल्लंघन कर दिया, ठीक है, किसी नियम का उल्लंघन कर दिया, आपके खिलाफ महाभियोग लाया गया। अब आप खुद मान लो किसी भी सदन में लाया गया, आपका जो भी प्यारा है, जैसे मान लो लोकसभा में लाया गया, राज्यसभा में लाया गया, ठीक है। तो लाने से ठीक 14 दिन पहले, कितने दिन पहले, 14 दिन पहले, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा इसका, राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी बेटा, सूचना देनी पड़ेगी, ठीक है, कि सर हम आपके खिलाफ महाभियोग लेके आ रहे हैं, 14 दिन बाद में इस सदन में लेके आ रहे हैं, जैसे लोकसभा में लेके आ रहे हैं, तो ये आपको हमें सूचना देनी है, ठीक है। अब मान लो लोकसभा में लेके आ गए, तो अब लोकसभा में लेके आएंगे या राज्यसभा में लेके आएंगे, तो उसके ऊपर जो महाभियोग लिखा आता है, एक पूरी रिपोर्ट तैयार की होती है, एक मतलब जितने भी पन्नों की वो रिपोर्ट होती है, उसके ऊपर जिस भी सदन में लाया जा रहा है, जैसे मान लो लोकसभा में लाया जा रहा है, एग्जाम्पल ले सकते हो आप, या राज्यसभा में लाया जा रहा है,
तो उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर उसके ऊपर होने जरूरी हैं, यानी सिग्नेचर उस महाभियोग के ऊपर होने जरूरी हैं। कितनों के? 1/4। यानी जिस भी सदन में लाया जाए, जिस भी सदन में लाया जाए उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। ठीक है बेटा। अब मान लो कि लेके आ गए आप लोग, आपने 1/4 हस्ताक्षर भी करवा लिया, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी करवा लिए। ठीक है, अब आगे की प्रोसेसिंग क्या होगी कि भाई आपके खिलाफ आ गया, भाई शंका तो हो ही जाती है कि हटना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पे उसका पूरा का पूरा प्रोसेस नहीं होगा। अब मान लो ये लोकसभा में आया है तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में आया है तो लोकसभा में जाएगा। यहाँ से मतलब यहाँ से ये पूरा प्रोसेस होने के बाद में ये जाएगा दूसरे सदन में, और दूसरे सदन में जाने के बाद वहाँ पे या तो वो सदन वाले इसकी जांच करेंगे या फिर कोई कमेटी बनाई जाएगी जो इस पूरे जो राष्ट्रपति का कांड किया गया है, राष्ट्रपति द्वारा अपन बोलते हैं जैसे कांड किया है, राष्ट्रपति ने जो भी कांड किया होगा, जो भी संविधान के नियमों का उल्लंघन किया होगा, उसकी पूरी जांच पड़ताल होगी। वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे उस सदन को। उसके बाद में अगर वो रिपोर्ट सही निकलती है, उसके ऊपर थोड़ा विचार विमर्श भी किया जाएगा। उसके बाद में अगर वो रिपोर्ट को 2/3 संसद के लोग जो हैं, यानी संसद के मान सकते हो या उस सदन के जो लोग हैं, वो 2/3 भाग से, यानी 2/3 सदस्य अगर उस सदन के सिग्नेचर करके उसको बहुमत से पारित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति को अपना पद उसी समय छोड़ना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से वो कहाँ जाएगा? दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे सदन में भेजा जाएगा जहाँ पर, अब बेटा यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए ये तो हटा ही देता हूँ, पढ़ ही लिया होगा आपने तो, ठीक है। जहाँ पर उसकी जांच की जाएगी, उसकी जांच की जाएगी तथा अगर सदन के 2/3 सदस्य अपनी सहमति से महाभियोग को पारित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, अपना पद उसी समय रिक्त करना पड़ेगा, रिक्त करना होगा। समझे आप लोग? भाई आप लोगों को ये चीज़ पहले बता भी दी थी कि पहले तो क्या होता है, महाभियोग जो है जो संसद है उसके किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। उसके बाद में मान लो किसी भी सदन में लेके आया जा रहा है, उससे पूर्व 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी कि भाई साहब हम आपके खिलाफ जो है महाभियोग लेके आ रहे हैं, आप अपनी बर्बादी के अंदर पहुँचने की कृपा करें, ठीक है। उसके बाद में वो उनको नोटिस देने के बाद में 1/4 जो सदस्य होंगे जिस भी सदन में लाया जाएगा, उनके सिग्नेचर जो महाभियोग जो रिपोर्ट होगी उसके ऊपर लेना अनिवार्य है, तभी उसके ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जिस भी सदन में लाया जा रहा है उसके बाद में उसको दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा, जहाँ पर उसकी निष्पक्ष जाँच की जाएगी बिना किसी भेदभाव के कि भाई राष्ट्रपति है तो ऐसा नहीं है कि हम इसको बचा लें, ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल निष्पक्ष जाँच की जाएगी। उसके बाद में क्या होगा कि अगर सही निकलता है, जो रिपोर्ट उनको सोचेगी जो जांच की कमेटी है, तो उसके बाद में अगर उस सदन के जिस सदन में वो भेजा गया था उसके 2/3 सदस्य उसको अपने बहुमत से पारित कर देते हैं, 2/3 सदस्य अगर उसको पारित कर देते हैं, तो उसके बाद में राष्ट्रपति को अपना पद जो है उसी समय खाली करना होगा, ठीक है।
ये था आपका पूरा का पूरा महाभियोग अनुच्छेद जो 61 था आपका। ठीक है, अब बात आते हैं अपनी अनुच्छेद, आगे पढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद आएगा अब आगे? अनुच्छेद 62। ठीक है, तो चलिए भाई ये आप देख लीजिए, उसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा। लिख लो भाई, इसको फटाफट से लिख लो, उसके बाद आगे बात करते हैं अपन। लिख लिया होगा भाई? चलो तो भाई अनुच्छेद 62 के अंदर क्या है? तो बेटा वैसे तो अपन अनुच्छेद जो 62 है वो पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद जो 62 पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 62 कुछ नया है नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, एक बार आपको बताने का फर्ज बनता है। भाई अनुच्छेद 62 के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताया गया है कि राष्ट्रपति वाला जो 6 महीने वाला प्रावधान है, ठीक है, चुनाव प्रणाली वाला। ठीक है, देखिएगा तो आपको बता देते हैं वो भी क्या बताया गया है। तो ये देखो भाई क्या बताया गया है अनुच्छेद 62 के अंदर। तो बेटा अनुच्छेद 62, अब मैं आपको बताऊं अनुच्छेद 62 के अंदर क्या बताया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 62 जो है इसके बारे में सिर्फ इतना बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले, राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले जो नया राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन कर लिया जाएगा, यानी कि नए राष्ट्रपति को चुन लिया जाएगा। इतना ही बताया गया है। अब इसको आप कैसे रिलेट करके याद करोगे भाई? अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी न्यूज़ वगैरह देखते हो तो आपने जैसे पीछे अभी अपनी हाल ही में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, उससे पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। तो भाई जब द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली तो रामनाथ कोविंद वहाँ पर मौजूद थे। फिर रामनाथ कोविंद जो है द्रौपदी मुर्मू को अपने साथ अपने कार्यालय लेके गए और उनको अपनी कुर्सी दे दी। ठीक है, मतलब उन्होंने अपना चार्ज द्रौपदी मुर्मू को दे दिया। तब तक वो क्या थे? राष्ट्रपति थे। जब जिस दिन द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली उस दिन से कौन हो गया? द्रौपदी मुर्मू हो गई। लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने शपथ लेने से पहले ही चुनाव तो हो ही चुके थे कंप्लीट। तो चुनाव तो जो रामनाथ कोविंद थे उनके रहते हुए ही, राष्ट्रपति पद पे रहते हुए ही कंप्लीट हो गए थे, पूर्ण हो गए थे। लेकिन जो राष्ट्रपति बने वो कब बने? रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा होने के बाद में। ठीक है, तो बस इसके अंदर इतना ही लिखा गया है कि राष्ट्रपति का चयन राष्ट्रपति के, या फिर आप इसमें लिख सकते हो नए राष्ट्रपति का चयन राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व कर लिया जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ पता ही है कि राष्ट्रपति का जो पद है अगर वो खाली हो जाता है तो कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर चुनाव करवाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको बताई थी। ठीक है, तो अनुच्छेद 62 के अंदर ही लिखा गया। अब बात आती है अनुच्छेद 70 की। किसकी बात आती है? अनुच्छेद 70 की। तो बेटा वैसे तो आपको अनुच्छेद 70 भी मैंने कल पढ़ा दिया था, लेकिन रिवीजन में नहीं बता पाया था, गया था थोड़ा। अनुच्छेद 70 की, तो बेटा अनुच्छेद 70 मैंने आपको बताया था कि भाई उत्तराधिकारी वाला ही नियम बताया था, लेकिन उसके अंदर मैंने आपको क्या बता दिया था कि देखो भाई ये तो आपको पता ही है कि अगर राष्ट्रपति पद पर नहीं है या फिर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसका जो कार्यवाहक राष्ट्रपति है वो कौन बनेगा? कि सर जो कार्यवाहक राष्ट्रपति है वो बनेगा उपराष्ट्रपति। इतनी चीज़ आपको पता है ना भाई कि कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति बनेगा। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी मौजूद नहीं है या फिर उपराष्ट्रपति पद भी खाली है तो कौन बनेगा? तो बेटा उस समय बनेगा जो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो बनेगा। लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश भी मौजूद नहीं है तो कौन बनेगा? तो जो अन्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उसके अंदर जो भी वरिष्ठ नागरिक होगा कार्यकाल की अवधि के दौरान, अवधि के आधार पर वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालेगा। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ इतना ही लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों
के पद खाली होने पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या, अब ये इस कंडीशन जब ये भी तो इस चीज आप रख लेना, या फिर आप लिख सकते हो कि ये पहले आप लिख सकते हो कि जब ये भी मौजूद ना हो या सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, राष्ट्रपति कार्यवाहक। अब इसके आगे राष्ट्रपति नहीं लगा सकते हैं, वो क्या लगाएंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। ठीक है बेटा। अब एक तो चीज बता दो मेरे को आप लोग, भाई अब मान लो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं है। पहली बात तो अगर राष्ट्रपति नहीं होंगे तो कौन आएगा, तो बेटा उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालेगा। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी मौजूद नहीं है तो कौन संभालेगा, तो जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो उपराष्ट्रपति का पद संभालेगा। लेकिन अगर किसी कारणवश जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो भी मौजूद नहीं है तो कौन संभालेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालेगा। अब जो कार्यवाहक राष्ट्रपति लिखा है, इसकी भाई इसका मतलब क्या है, तो बेटा कार्यवाहक होता है कि भाई एक बार के लिए जो उसका पद है उसके ऊपर जितने भी कार्य होते हैं वो ये करेंगे, ठीक है, वरिष्ठ न्यायाधीश करेंगे, लेकिन इनको राष्ट्रपति नहीं माना जाएगा। हाँ, इनके पास में शक्तियाँ सारी की सारी राष्ट्रपति वाली होंगी, वेतन सारा का सारा राष्ट्रपति का मिलेगा, जो भी सुख सुविधाएं हैं वो सारी राष्ट्रपति की मिलेंगी, लेकिन इनको राष्ट्रपति का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के दर्जे से मेरा मतलब क्या है कि ये अपने नाम के आगे कभी भी राष्ट्रपति नहीं लगा सकते, पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, जैसे मान लो वरिष्ठ नागरिक का नाम है, जैसे आपका ही नाम ले लेता हूँ, राघव नाम हो, जैसे आप में से कोई होगा, राघव होगा, परी होगी, या जो भी होगा, तो वो आप लोग कभी भी जैसे ये नहीं लगा सकते भूतपूर्व राष्ट्रपति परी या भूतपूर्व राष्ट्रपति राघव, ये आप लोग नहीं लगा सकते हो। आप क्या लगाओगे, वरिष्ठ न्यायाधीश ही लगाओगे सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, उपराष्ट्रपति भी नहीं लगा सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन आपको वेतन वगैरह जो है वो सारे के सारे समान मिलेंगे। मतलब आपके पास में क्या क्या सामान मिलेंगे, आपको वेतन जो है वो राष्ट्रपति का मिलेगा। ठीक है, एक मिनट रुकना भाई, मम्मी जी ने गेट बजा दिया। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर आपको क्या क्या सामान मिलेगा भाई, वेतन जो है वो समान मिलेगा, किसके, राष्ट्रपति के। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, राष्ट्रपति के समान वेतन मिलेगा। भाई जितने भी राष्ट्रपति के लिए सुख सुविधाएं होती हैं सारी के सारी आपको मिलेंगी, यानी कि राष्ट्रपति के समान, राष्ट्रपति के सभी तो आपको मिलेंगे सभी सुविधाएं जो हैं वो प्राप्त होंगी आपको राष्ट्रपति की। ठीक है, लेकिन आपको बस कभी भी राष्ट्रपति का दर्जा नहीं दिया जाएगा। आप लोग राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का काम में ले सकते हैं, सुविधाएं भी मिलेंगी, शक्तियां भी मिलेंगी, लेकिन आपको दर्जा राष्ट्रपति का नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब उसके बाद अपन करते हैं राष्ट्रपति का जो वेतन है, वेतन के ऊपर बात करते हैं कि राष्ट्रपति को वेतन क्या क्या दिया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्या बचेगा अपने पास में कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ क्या होती हैं। भाई राष्ट्रपति की शक्तियाँ ही बचेंगी। ठीक है, तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ भी अपन करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब ये आपने नोट डाउन कर ही लिया। बेटा राष्ट्रपति जो टॉपिक है बहुत ही आसान टॉपिक है एक तरीके से देखा जाए तो। बस राष्ट्रपति क्या सभी टॉपिक ही आसान होते हैं, बस थोड़ा सा पढ़ने के लिए आपको एक मतलब 3-4 बार अगर आपने इनको रिवीजन कर लिया तो आप लोग नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए तो आगे की बात करते हैं। अब कई बच्चों में दिक्कत आती है अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद का सीधा सा लॉजिक यही है बेटा, ये एक पेज में चिपका लिख लो उनको, उसके बाद में अपने जहाँ भी आप पढ़ने को बैठते हो उसके सामने चिपका लो, जिससे कि आपको याद होते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी आप क्या करोगे, अब क्या पढ़ना है अपन को, राष्ट्रपति का वेतन। क्या पढ़ना है, राष्ट्रपति का
वेतन, यही तो पढ़ना भाई, राष्ट्रपति का वेतन। तो राष्ट्रपति का वेतन पढ़ना है अपने को, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, राष्ट्रपति का वेतन होता कितना है? तो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है प्रति माह जो है वो होता है 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, ठीक है। इसके अलावा इनके साथ में 10 सिक्योरिटोरियल, मतलब वो तो आगे बता दें, 5 लाख रुपया होता है, प्लस इनको इलाज मुफ्त में मिलता है, इलाज मुफ्त में मिलता है, प्लस दवाइयाँ मुफ्त में मिलती हैं, प्लस मेडिकल इनको फ्री में मिलती है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है अपना मतलब खुद और अपनी पत्नी के साथ में, राष्ट्रपति व पत्नी के साथ भारत में फ्री घूम सकता है, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखना, भारत में ही घूम सकता है, ऐसा नहीं है कि भारत से बाहर चला गया तो वहाँ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। भारत में फ्री घूम सकता है। अब जो राष्ट्रपति है इसके साथ में जब वो पद पर रहता है तो 10 लोगों का सेक्रेटोरियल स्टाफ होता है। कितने लोगों का होता है? 10 लोगों का सेक्रेटोरियल स्टाफ होता है, ठीक है बेटा, ये स्टाफ हो गया, ठीक है। अब अगर बात की जाए कि भाई अगर मान लो ये रिटायर हो जाते हैं या अवकाश पे चले जाते हैं तो इनका जो है कितना वेतन होता है? अवकाश राष्ट्रपति, अवकाश या फिर आप ये मान सकते हो रिटायर पेंशन कितनी मिलेगी? तो बेटा इस पेंशन के ऊपर बहुत सा संचय बना हुआ है कि ये पेंशन कितनी मिलेगी। अब आपको कई टीचर, अगर आपने पहले पढ़ा है तो आपको बताया होगा 2.5 लाख रुपए, कि 2.5 लाख रुपए, ठीक है, 2.5 लाख रुपए मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा सा अच्छी सी बुक लेके पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। जैसे नॉर्मल जो बुक्स आती हैं उनके अंदर 2.5 लाख भी दी होती है, किसी के अंदर 2 लाख भी दी होती है। लेकिन अगर आप लोग अच्छे से बुक उठा के देखोगे तो ये नियर बाय 2.5 लाख होती है, ऐसा नहीं है पूरी 2.5 लाख होती है। कैसे? इसके अंदर देखो 1.5 लाख रुपए जो हैं वो तो मिलते हैं राष्ट्रपति को मिलते हैं, ठीक है, प्लस 60,000 रुपये प्रति माह। कितने बेटा? 60,000 रुपये उनको स्टाफ के ऊपर खर्चे के लिए मिलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद प्लस 30,000 रुपये जो राष्ट्रपति की पत्नी को सचिवालय की तरफ से सहायता दी जाती है, सहायता मिलती है। कितना हो गया? 1.5 लाख के अंदर 60 जोड़ते हैं तो 2 10 प्लस 30, 2,40,000 रुपये इनको सेल मतलब मिलती है। कितनी मिलती है? 2,40,000, 2,40,000 के लगभग, ठीक है। अब कई बुक्स के अंदर हो सकता है आपको 2.5 लाख भी मिल जाए, 2.5 लाख भी मिल जाए। तो बेटा मैं वो नहीं बता रहा हूँ कि ये गलत है, हो सकता है कि, लेकिन आपको ऑप्शन में दोनों में से एक ही मिलने वाला है, या तो 2.5 लाख मिलेगा या 2,40,000 मिलेगा। इसके ऊपर संचय है बहुत सी भाई, इसके ऊपर बहुत सा सोचा विचार करने के बाद में मैंने आपको भाई जो आपको मिलेगा ना, आप गूगल करके देख सकते हो। 2.5 लाख राष्ट्रपति को मिलती है पेंशन, 60,000 उनको स्टाफ के लिए प्रति माह खर्च करने के लिए मिलते हैं, 30,000 उनकी पत्नी को प्रति माह सचिवालय की तरफ से सहायता प्रदान की जाती है। तो अगर इनका एडिशन करते हैं तो भाई मेरा तो 2,40,000 यार है। अब आप लोगों का कितना है वो भी बता सकते हो आप। बाकी बुक्स के अंदर 2.5 लाख मिलेगा आपको बहुत सी बुक्स में, और बहुत सी बुक्स में आपको 2,40,000 में मिलेगा, ठीक है। तो आपके जो ऑप्शन में जो भी है आप लोगों को वही टिक कर देना है, ठीक है। इन दोनों में से आएगा एक ही, लेकिन ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति को और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? तो बेटा राष्ट्रपति को क्या मिलता है? घर मिलता है रहने के लिए। रिटायर होने के बाद में क्या मिलता है? घर दिया जाता है, प्लस बिजली, प्लस पानी, प्लस मेडिकल सुविधा, प्लस स्टाफ। ये सब राष्ट्रपति को जीवन भर के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। अभी रामनाथ कोविंद जो है रिटायर हुए हैं, उनको भी दिल्ली में बंगलो दिया गया, ठीक है बेटा।
ये थे आपकी राष्ट्रपति का वेतन। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, ठीक है। तो पहली शक्ति कौन सी लेंगे कि राष्ट्रपति किन किन को पद पर नियुक्त कर सकता है, ये अपन पहली शक्ति लेने वाले हैं। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई आप लोग। उसके बाद में अपन लेते हैं इनकी शक्तियां। चलिए तो भाई इनकी शक्तियां ले लेते हैं अपन, है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, तभी मैं साइड में आ जाता हूँ, ठीक है। क्लास तो ज़्यादा लंबी नहीं होगी अभी। अब ये है कि राष्ट्रपति का जो टॉपिक है आपका आज के बाद में 1 या 1.5 क्लास का ही बचा होगा और वो आपका कंप्लीट आउट करवा देंगे, ठीक है। 1 या 1.5 क्लास में, क्लास कितनी देर की होगी भाई, क्लास जो हो गई आपकी 50 मिनट की हो गई। तो बेटा आज तो करवा पाएंगे। बाकी आपको बता देता हूँ शक्तियों के बारे में दिया है कि भाई राष्ट्रपति की शक्तियां अब अपन को पढ़ना है और शक्तियों के अंदर अपन पहले कौन से पढ़ने वाले हैं कि भाई ये किन किन को नियुक्त करते हैं, ठीक है। पहला तो है किसको करते हैं, महान्यायवादी को करते हैं। किसको करते हैं, महान्यायवादी को करते हैं। कौन से के तहत करते हैं, अनुच्छेद 76 के तहत करते हैं। उसके बाद ये कैग को करते हैं, कैग जिसको बोला जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी बोलते हैं, परीक्षण भी बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद राज्यों के राज्यपाल, ठीक है। उसके बाद में इन है भागों में बांटा गया, इसमें बांटा गया संवैधानिक, बांटा गया इसमें संवैधानिक, जिसके अंदर है, इसके अंदर वित्त आयोग, ठीक है 280। फिर आता है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, जिसको 315 और 316 आर्टिकल में दिया गया है। उसके बाद आता है निर्वाचन को किस में दिया गया है, 324 के अंदर दिया गया है। उसके बाद में आता है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जातीय आयोग जो आपका दिया गया है 338 में। उसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो आपका दिया गया है 338 ए में। उसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग जो आपका दिया गया है किसमें, जो आपका दिया गया है 338 बी में, ठीक है। उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, उसके बाद अपन पढ़ेंगे इसके अंदर गैर संवैधानिक। कौन से पढ़ेंगे, गैर संवैधानिक, गैर भी पढ़ने वाले हैं, गैर संवैधानिक। अब गैर संवैधानिक के अंदर कौन कौन आएंगे, तो इसके अंदर आ जाएंगे बेटा आपके लोकपाल नीति आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, उसके बाद आपका लोकपाल आ गया, सतर्कता आयोग आ गया, सूचना आयोग आ गया, अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है। इसके अंदर तो आदि इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ये आपका था राष्ट्रपति की शक्तियों के अंदर नियुक्ति का पार्ट, ठीक है। तो इसको अपन कल थोड़ा सा अच्छे से विस्तार से पढ़ लेंगे। बाकी आपको आज का सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिलते रहें। बाकी अगर क्लास के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं, और अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ रिलेटेड कोई और कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। बाकी कमेंट के अंदर आप लोगों को बताना है कि आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी, और आप लोगों को आगे की जो फर्दर सेशन है इसका अगर टाइमिंग आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो टाइमिंग भी बता सकते हैं, आपको टाइमिंग भी दे दिया जाएगा। बाकी बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद।